ठंड में अमीर गरीब बहू ने दिखाया अपना असली रूप। आज शगुन के दोनों बेटों की शादी हुई है और दोनों बहुएं ससुराल के दरवाजे पर खड़ी हैं। भाई मानना पड़ेगा, हमारी शगुन इतनी उदार है कि इसमें गरीब अमीर का कोई भेद ही नहीं है। एक दिन में गरीब अमीर दोनों बहू ले आई और गरीब बहू से तो 1 रुपया दहेज भी नहीं लिया। दहेज तो दोनों से नहीं लिया बहन, लेकिन अमीर वाले के यहाँ था तो वो लेकर आई, गरीब के पास कुछ नहीं था तो वो क्या ही लाती। अरे माता पिता ने अगर अच्छे गुण संस्कार दिए हैं वही आए इनके साथ तो वही बहुत है। आजकल की लड़कियां तो घर तोड़ देती हैं। अरे शीला, तन्वी, संगीता, अगर तुम लोगों की पंचायत हो गई हो तो मुझे मेरी बहू का गृह प्रवेश करने दो, मुहूर्त निकल जाएगा तो ठीक नहीं। फिर शगुन जी बहुओं की आरती उतार कर उनका गृह प्रवेश करवाती हैं। दोनों भाभी आप कलश को दाहिने पैर से गिराकर घर में आइए। काव्या और रागिनी दोनों गृह प्रवेश करती हैं और दोनों घर आती हैं। काव्या जो कि गरीब घर से थी, उसकी शादी एक संपन्न परिवार में हो जाती है जिसकी काव्या ने उम्मीद भी नहीं की थी। वहीं रागिनी की तो लव मैरिज थी और रागिनी और पुनीत सालों से एक दूसरे को जानते भी थे। हम कितने लकी हैं, हमारे घर में एक ही दिन में 2 भाभी आ गईं। शगुन अपनी आंखों का काजल निकाल कर बहुओं के कान के पीछे लगा देती है। मेरी बहू को किसी की नजर न लगे। कीर्ति और जानवी, दोनों भाभी को उनका कमरा दिखा दो, आराम कर लें, थक गई होंगी। और बहू, कल तुम्हारी पहली रसोई है तो समय से उठकर तैयार हो जाना ताकि देर न हो। पहली रसोई का खाना बनाने में समय भी लगता है ना। जी मामी जी, आप टेंशन ना लो, सब मैनेज हो जाएगा। मैं चुटकियों में खाना बना दूंगी, आप बस देखते रह जाओगे, इतनी जल्दी खाना तैयार हो जाएगा। बहू की बात सुनकर शगुन खुश हो जाती है। दोनों बेटियां बहुओं को कमरे में छोड़ आती हैं और धीरे धीरे सभी सोने चले जाते हैं। अगले दिन दोनों बहुएं नहाकर तैयार होकर 8 बजे रसोई में आती हैं। बहू, आज तुम दोनों की पहली रसोई है तो बढ़िया बढ़िया खाना बनाना और वैरायटी थोड़ी ज्यादा रखना ताकि खाने में मजा आ जाए। और 2 लोग हो तो बन भी जाएगा। मैं कीर्ति और जानवी को कह देती हूँ कि सब्जी काटने, आटा लगाने में मदद कर देंगी। माँ जी रहने दीजिए, हम कर लेंगे। हाँ मामी जी रहने दीजिए। और हाँ, मुझे तो ये बता दो, मेरे पापा ने जो सामान दिया था कहाँ है? अरे वो इसलिए ना, उसके अंदर वेजिटेबल कटर और आटा लगाने की मशीन है तो उससे काम थोड़ा और आसान हो जाएगा। बहू, मैं अजय के हाथ से वो मशीनें भिजवा देती हूँ। कुछ समय बाद अजय रागिनी के घर से आई गिफ्ट्स में से दोनों मशीनें लाकर रसोई में रख देता है। जी छानी जी, आप एक काम करो, खीर बनाने की तैयारी करो और सब्जी के मसाले रेडी कर लो। तब तक मैं इन सब्जियों को कट करके आटा लगा देती हूँ। रागिनी जल्दी जल्दी मशीन में सब्जी काटती है और कुछ ही समय में सारी सब्जियां कट जाती हैं। और उसके बाद रागिनी आटे की मशीन में आटा और पानी डालकर चालू कर देती है और कुछ ही देर में ढेर सारा आटा रोटी बनाने के लिए एकदम तैयार हो जाता है। ये कैसा चमत्कार है, सारा काम अपने आप हो गया। आप गांव से आए हो ना, आपको कहाँ पता होगा, लेकिन दुनिया बहुत आगे है, हर चीज टेक्नोलॉजी पर चलती है। देखो तो अभी तो ये 2 ही मशीनें हैं, ऐसी बहुत सारी गिफ्ट्स मेरे मायके से आए हैं जो किचन में खाना झटपट बना दे। फिर तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है। ये लो, खीर भी तैयार हो गई है, मैं ड्राई फ्रूट्स डाल देती हूँ। काव्या खीर बनाकर साइड कर देती है, जिसके बाद रागिनी सब्जी छौंकती है। वहीं दूसरी तरफ काव्या पुलाव और पनीर 2 प्याजा बनाती है। फिर दोनों बहुएं मिलकर घर वालों के लिए बिरयानी बनाती हैं और लास्ट में पूड़ियां तलती हैं, जिसके बाद रागिनी जल्दी जल्दी सारा खाना टेबल पर लगा देती है। देख रही हो दीदी, गांव की लड़कियां अक्सर फुर्तीली होती हैं, लेकिन हमारी शहर वाली भाभी गांव की भाभी से ज्यादा तेज और फुर्तीली है। हाँ सो तो है, खाने की कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है, मन बहुत तेज से ललचा गया। चलो सभी लोग खाना खा लो, खाना बन गया है। जिसके बाद सभी डाइनिंग एरिया में आते हैं। बहुओं की पहली रसोई के खाने से पूरा घर महक रहा था और सभी बहुत ही ज्यादा खुश थे। अरे लगता है आज की रसोई कुछ ज्यादा ही स्पेशल है। मेरे फेवरेट दम बिरयानी की खुशबू आ रही है। धीरे धीरे सभी घर वाले खाने के ऊपर से ढक्कन हटाते हैं, जहां टेबल पर ढेर सारी तरह के पकवान थे। पनीर 2 प्याजा, नान, पुलाव, बिरयानी, मिक्स वेज, छोले भटूरे, खीर, पूड़ी, रायता और मिठाई में गुलाब जामुन। ये सब देखकर सभी हैरान भी थे। अरे खाना देखकर ऐसा लग रहा है कि हम किसी 5 स्टार रेस्टोरेंट में बैठे हैं। इतनी वैरायटी का खाना इससे पहले कभी नहीं बना घर में। पापा जी, माँ जी, आप लोग अब इसकी आदत डाल लो। जो भी खाने का मन होगा बस एक बार कह दीजिएगा, हम तुरंत बना देंगे। हाँ हाँ पापा जी। जिसके बाद दोनों बहुएं सभी को खाना निकालती हैं और घर के सभी लोग बड़े ही चाव से बहुओं की पहली रसोई का खाना खाते हैं।
खाने की खुशबू के साथ स्वाद भी लाजवाब है। भाभी और रागिनी, थैंक यू इतने टेस्टी फूड के लिए। पहली रसोई में आप दोनों ने दिल जीत लिया। ऐसे ही सभी घर वाले बहुओं की खूब तारीफ करते हैं और दोनों बहुएं प्यार से सभी को पेट भर के खाना खिलाती हैं, जिसके बाद सभी गरीब और अमीर बहू को उनकी पहली रसोई का नेक देते हैं। सास दोनों बहुओं को अपने हाथ से उतार कर एक एक कंगन पहनाती है। तुम दोनों मेरी आंखों की पतली हो और मैं तुम दोनों के साथ भेद नहीं कर सकती बेटा, इसलिए एक कंगन तुम्हारा और एक तुम्हारा। माँ जी, कंगन तो बस प्यार दिखाने का तरीका है। आपके मन में हमारे लिए कोई भेद नहीं है और आप हमसे कितना प्यार करती हो तो वही बात है। हाँ माँ जी, देवरानी जी सही कह रही हैं। तभी दोनों बेटियां भी अपनी भाभी के लिए सुंदर सी साड़ी और मेकअप किट लेकर आती हैं। मैंने सोचा है कि किस औरत को मेकअप नहीं पसंद होता, तो नई नई भाभी को साड़ी, मेकअप और परफ्यूम देना बेस्ट रहेगा। इसकी कोई जरूरत नहीं थी नंदन जी, आपने फालतू में चिंता की। भाभी जो मिलता है रख लेना चाहिए। फिर दोनों बहुएं गिफ्ट एक्सेप्ट करती हैं। ऐसे ही सभी घर वाले दोनों बहुओं को पहली रसोई में ढेर सारे तोहफे देते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। दोनों बहुएं घर का सारा काम करती। गरीब घर की काव्या, जो नई नई अमीर घर में शादी करके सेटल हुई थी, उसे ससुराल की कई चीजें समझ नहीं आती थी, जिस कारण उसे काम करने में बहुत समय जाता था। वहीं अमीर बहू रागिनी, जो अमीर घर की थी, उसे सारी मशीनें यूज करना आता था और मॉडर्न लाइफस्टाइल मैनेज करना आता था, तो वो ससुराल में जल्दी ही सभी का दिल जीत लेती है और बिना बोले फटाफट सभी का काम कर देती है। एक सुबह, आज तो बहुत देर से उठे सब, ये ठंडी के कारण उठने का मन ही नहीं करता है। आज तो बिना नाश्ते के ऑफिस जाना पड़ेगा, कितना लेट हो गया है। ए जी, एक पराठा तो खा लो, 2 मिनट लग देंगे बस। 2 क्या, यहाँ 1 मिनट का टाइम नहीं है। तभी रागिनी जल्दी से हाथ में एक डबल सैंडविच लेकर आती है, जिसे फॉइल पेपर और टिश्यू से कवर किया था। भैया ये लो टेक अवे सैंडविच, आप इसे खा सकती हो। इसे ना हाथ गंदे होंगे ना ही चिपचिप होगा। थैंक यू रागिनी। जिसके बाद अजय टेक अवे सैंडविच लेकर खाते हुए ऑफिस के लिए निकल जाता है। थैंक यू देवरानी जी, अगर आज आपने दिमाग न चलाया होता तो इन्हें तो भूखा ही जाना पड़ता। मैं हमेशा ऑफिस के लिए टेक अवे नाश्ता ही करती थी, टाइम बच जाता है। वहीं शाम में घर का सारा काम करने के बाद काव्या तेल की बोतल लेकर सास के कमरे में जाती है, जहां सास ठंड से कांप रही होती है। सासू माँ, लाइए मैं आपके हाथ पैर में तेल की मालिश कर देती हूँ, थोड़ी गर्माहट मिलेगी तो आराम होगा। तभी रागिनी वहां एक हीटर और बॉडी मसाजर लेकर आती है। जेठानी जी, कहाँ आप 1 घंटे मसाज करने बैठोगी? मैं ये मशीन लगा देती हूँ, इससे माँ जी के पूरे शरीर की थकान उतर जाएगी। जिसके बाद रागिनी कमरे में हीटर चालू करके रख देती है और सास के कंधों पर बॉडी मसाजर लगा देती है, जिससे धीरे धीरे सास की बॉडी मसाज होती है और उन्हें एकदम रिलैक्स हो जाता है। मेरी बहू कितनी अच्छी है, इतनी स्मार्टनेस के साथ काम करती है, सारा काम ऐसे चुटकियों में हो गया। ऐसे ही रागिनी जब से ससुराल में आई थी, वो घर वालों के हर छोटी से बड़ी चीज का ख्याल रखती। किसी को एक गिलास पानी भी खुद से नहीं लेना पड़ता। रागिनी ठंड में सभी के लिए समय से चाय बना देती, खाना बना देती और सभी का हर काम कर देती। बाप रे, कितनी ठंडी लग रही है। मम्मी, आज तो कुल्फी जम जाएगी ऐसा लग रहा है। अरे जेठानी जी, गाँव से होने का ये मतलब नहीं है कि एडवांस टेक्नोलॉजी होते हुए भी इस्तेमाल ना करो। ऐसे कपड़े धोगी तो दूसरे दिन बिस्तर पकड़ लोगी। जाओ, सारे कपड़े मैं मशीन में लगा देती हूँ। जिसके बाद रागिनी सारे कपड़े मशीन में लगाकर धुलने के लिए छोड़ देती है। वैसे तो हमारी साथ में शादी हुई है और मैं गांव की हूँ, मुझे ज्यादा काम करना चाहिए, लेकिन मेरी देवरानी हर काम बिना बोले ही कर देती है और किसी को शिकायत का भी कोई मौका नहीं देती। ऐसे ही काव्या भी रागिनी से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस थी। पापा जी, आपका अखबार और चाय। अरे बहू, तुम्हें कैसे पता? मैं अभी चाय और अखबार मंगाने वाला था। क्योंकि आप शाम में ही अखबार पढ़ते हो और इसी टाइम, इसीलिए मैंने बिना बोले ही आपका काम कर दिया। रागिनी के कुशल व्यवहार से घरवाले इतने खुश थे कि बस उनके ही गुणगान करते थे कि रागिनी कितनी अच्छी और फुर्तीली है, सारे काम बखूबी जानती है। जिठानी है तो उसका भी सम्मान करती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन रागिनी की माँ का उसके पास कॉल आता है। कैसी है मेरी बेटी? बस नंदन जी के लिए कॉफी बना रही है आपकी बेटी और एकदम मस्त है। फिर रागिनी माँ से बात करते हुए नंद को कॉफी देकर आती है। वहीं पति भी टॉवल मांगने लगता है तो उसे टॉवल देकर आती है और सास की दवा का टाइम हो गया था तो उन्हें दवा देकर आती है। फोन पर ये सब सुन रही भावना, रागिनी तो ये सब क्या कर रही है? क्या हो गया माँ? मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? जिस तरह से ससुराल वालों के इशारे पर नाच रही हो, ऐसा लग ही रहा है कि तेरी गरीब जेठानी जिंदगी भर मजे करेगी और तो परेशान होती रहना।
इतना दहेज लेकर गई है, तुझे तो उन लोगों को पलकों पर बिठाना चाहिए, और वो तुझसे घर का काम करवा रही है। अब माँ की भड़काऊ बातें और हमदर्दी सुनकर रागिनी को भी ऐसा लगा कि मेरे मायके से इतना मिलने के बावजूद भी मैं क्यों ही काम कर रही हूँ, जिस कारण रागिनी ससुराल का काम करना बंद कर देती है। ठंडी बढ़ गई है और रागिनी मजे से 10 बजे तक आराम से सोती है, और जब 10 बजे उसकी नींद खुलती है तो क्या हुआ देवरानी जी, आज बड़ी देर से उठी आप? सब ठीक तो है ना? हाँ जेठानी जी सब ठीक है, बस आज ठंडी बहुत लग रही थी और सिर में भी दर्द है, इसीलिए। कोई बात नहीं, अगर मन ठीक नहीं है तो आराम कर लो, मैं काम करने के लिए हूँ। काव्या की बात सुनकर रागिनी रसोई से बाहर चली जाती है और फ्रेश होकर फिर से कमरे में आराम करने लगती है। आज सुबह से ही काव्या अकेले कामों में लगी होती है। बाकी रागिनी पूरे दिन कमरे में सोती है, मोबाइल और टीवी देखती है। सुबह से रागिनी के ना दिखने पर क्या बात है, मेरी शाम की चाय और अखबार तो रोज टाइम से मिल जाता था, आज बहू दिखाई नहीं दे रही है। काव्या भी सारा काम अकेले ही कर रही है, रागिनी का पता नहीं क्या हुआ। सास ससुर रागिनी के कमरे में जाते हैं जहां वो मोबाइल चला रही थी। तू ठीक है ना बहू? नहीं माँ जी, सिर में दर्द है और ठंडी बहुत लग रही है, बदन दर्द हो रहा है, आज शरीर में ताकत ही नहीं है। अगर ऐसा है तो तू आज आराम कर ले, घर के कामों की तो मैं और काव्या बहू कर ही लेंगे। शगुन वहां से चली जाती है और आज घर का पूरा काम काव्या अकेले ही करती है। काव्या बहू तू अकेले ही काम कर रही है, ला मैं थोड़ी सी मदद कर देती हूँ। माँ जी आप रहने दो, पूरी जवानी आपने ही काम किया है, क्या आप बुढ़ापे में बहू के रहते भी आप ही काम करोगी? तो क्या हो गया बहू, तेरा हाथ बढ़ जाएगा। नहीं, बहू के रहते सास काम करे अच्छा नहीं लगता। आप जाओ बाहर बैठो, मैं बस 5 मिनट में सारा खाना टेबल पर लगा देती हूँ। फिर काव्या जल्दी सारा खाना टेबल पर सेट कर देती है और सभी को खाना खिलाकर रात की रसोई समेटने में लग जाती है। ठंड में वो अकेले ही रसोई का सारा बर्तन साफ करके फिर सोती है। अगली सुबह फिर से रागिनी बड़ी देर से उठती है और काव्या आज सुबह जल्दी उठकर ही काम में लग जाती है। क्या हुआ, आज 11 बजे तक बिस्तर में हो? पता नहीं क्यों सिर दर्द से फटा जा रहा है और बिस्तर से बाहर निकलने का मन ही नहीं कर रहा। अच्छा कोई बात नहीं, मैं माँ को कह देता हूँ कि तुम्हें काम को ना कहें, तबीयत ठीक नहीं है। चलो अब मजा आ रहा है ठंडे में रजाई तान कर सोने में। पुनीत बाहर माँ और भाभी से कह देता है कि रागिनी की तबीयत ठीक नहीं है, उसे काम के लिए ना कहा जाए। और आज भी रागिनी घर का कोई काम नहीं करती, जिससे सारा बर्डन बड़ी बहू पर आ जाता है। लेकिन बड़ी बहू सब कुछ अच्छे से मैनेज कर लेती है। ऐसे ही 2 से 3 दिन बीत जाते हैं, लेकिन रागिनी कमरे से बाहर नहीं निकलती और जब भी कमरे में कोई आता तो बस इतना हिलकर कहती कि तबीयत खराब है। ये रागिनी बहू की ऐसी कौन सी तबीयत खराब है कि कमरे में बस इसे टीवी और मोबाइल की जरूरत है, दवा की तो जरूरत है ही नहीं। शगुन जी रागिनी के कमरे में जाती हैं जहां रागिनी कॉल पर बात कर रही थी। हाँ माँ जी क्या हुआ, कुछ काम था? बहू अगर तबीयत नहीं ठीक है तो जाकर डॉक्टर से दवा ले, हिम्मत नहीं है तो कह दे, मैं डॉक्टर बुला देती हूँ। नहीं नहीं माँ जी मैं ठीक हो जाऊंगी। जब डॉक्टर की जरूरत नहीं है तो तू हंस हंस कर फोन पर बात कर रही है, इसका मतलब तू पहले से ही ठीक है, इस बीमारी का दिखावा। सास की बात सुनकर रागिनी भड़क जाती है। आपको लगता है कि मैं ढोंग करती हूँ तो ढोंगी सही, जिसकी तबीयत ठीक नहीं है उसे पता होगा। शगुन जी को उम्मीद नहीं थी कि उनकी लाडली छोटी बहू उनसे इतनी बदतमीजी से बात करेगी। शगुन जी बिना कुछ कहे वहां से चली जाती हैं। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और रागिनी घर के किसी भी काम में हाथ नहीं बटाती, किसी की मदद नहीं करती। एक दिन सारी पड़ोसनें शगुन जी से मिलने आती हैं। क्या बात है शगुन जी, 2 बहू आने के बाद भी आपके चेहरे पर चिंता झलक रही है। लगता है शगुन जी को गरीब बहू के मायके से कम शगुन मिला है, इसी की चिंता है। अच्छा तभी तो इनकी एक ही बहू तब से हमारी आवभगत कर रही है, अमीर बहू को क्या आराम करवा रही हो शगुन जी? मेरी तो दोनों ही बहू मेरे लिए एक समान है, यहाँ दहेज लाने और ना लाने की कोई बात ही नहीं है। रागिनी की तबीयत ठीक नहीं थी तो कमरे में वो आराम कर रही है। तभी कमरे से रागिनी के जोर से टीवी देखने और हंसने की आवाज आती है। अगर आपकी बहू हमसे नहीं मिलना चाहती तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे बेतु के बहाने तो मत ही दिया करो बहन जी। पड़ोसन की बात से शगुन जी का मुंह उदास हो जाता है। तभी रागिनी पानी लेने आती है। बहू देख पड़ोसन आंटी आई हैं, मिल ले, और हाँ किचन में काव्या सभी के लिए नाश्ता बना रही है, लाकर यहाँ दे दे। क्या मैं इस घर की नौकरानी हूँ? ये कर वो कर, मैं कुछ नहीं करने वाली, वैसे भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। इतना कहकर रागिनी वहां से अपने कमरे में चली जाती है और शगुन उसकी मुंह ताकती रह जाती है। बाप रे आंटी जी, आपकी बहू तो कितनी बदतमीज है, ऐसे बात करते हैं क्या? तबीयत नहीं ठीक है तो चिड़चिड़ी हो गई है थोड़ी सी, और कुछ भी बात नहीं है। शगुन जी कितना भी बातों को समझाएं, पड़ोसनें भी समझ गई थी कि रागिनी को अपने दहेज और अमीर घर से होने का। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन
छोटी भाभी, मुझे आपके हाथ का पिज्जा खाने का मन है। आप बहुत टेस्टी बनाती हो, बना दोगी क्या? मैं इस घर की नौकरानी नहीं हूँ जो हर काम के लिए मुझे ही बोला जाता है। तुम्हें खाना है तो खुद जाकर बना लो, तुम भी अच्छा बनाना सीखो। रागिनी की ये बात सुनकर किरण की आंखें भर आती हैं और वो बिना एक शब्द बोले कमरे में चली जाती है। वहीं काव्या किरण और जानवी के लिए पिज्जा बनाकर कमरे में ले जाती है। भाभी, आप तो ऑलरेडी सुबह से काम में लगी थी, आपने क्यों तकलीफ की? घर वालों के लिए किए गए एफर्ट तकलीफ थोड़ी ना होते हैं ननन जी। अच्छा ये लो, आज मैंने रागिनी के स्टाइल में ही पिज्जा बनाया है, खाकर देखो कैसा बना है। काव्या अपने हाथ से किरण को पिज्जा खिलाती है और उसे चुप कराती है। थैंक यू भाभी। भाभी और पिज्जा बना दो ना, बहुत टेस्टी बना है। काव्या जानवी को और पिज्जा बनाकर देती है और दोनों नंदे चाव से खाती हैं। हमारी छोटी भाभी से अच्छी तो बड़ी भाभी है, भले ही गरीब है लेकिन बहुत ही पोलाइट और समझदार। छोटी भाभी तो एक ही हफ्ता ढंग से रही और बाद में रंग दिखा दिया। इस तरह अब घर में केवल नंदे ही नहीं, सभी रागिनी के बारे में भी बात करने लगते हैं। और अब सभी को पता चल गया था कि रागिनी बस बीमार होने का नाटक करती है ताकि उसे कोई काम न करना पड़े। एक दिन, हाय दैया, बाहर तो हद से ज्यादा ठंड है। आज तो हालत खराब हो गई, इतनी ठंड में। पापा जी, आपको कितनी बार कहा है शॉल या जैकेट ओढ़कर जाया कीजिए। अब आज के बाद आपको मैं बिना शॉल और जैकेट के जाने नहीं दूंगी। अब ये लो काढ़ा पियो, वरना आपको ठंड लग जाएगी। तुझे कैसे पता बहू कि मुझे काढ़ा की जरूरत है? टेबल पर रखी थी शॉल, आप ओढ़कर नहीं गए। मैं समझ गई, आप ठंडी से ही परेशान होकर ही आओगे। बहू की इतनी केयर और समझदारी देखकर राघव जी बहुत खुश हो जाते हैं। ऐसे दिन बीतते हैं। ठंडी बहुत ज्यादा थी जिसके कारण सास की तबीयत खराब हो जाती है और उन्हें बहुत तेज सर्दी, जुकाम और बुखार पकड़ लेता है। काव्या घर का सारा काम निपटाकर सास की सेवा करती है। काव्या, मेरी टिफिन। ये रही जी आपकी टिफिन और ब्रेकफास्ट, आप इसे खा लो और मैं माँ जी को दवा देकर आती हूँ। बहू सास को दवा देकर देवर का टिफिन भी तैयार करती है और ससुर जी को चाय नाश्ता देती है। नंदों के कपड़े भी प्रेस करती है। माँ जी, मैंने आपके लिए नहाने का पानी गर्म कर दिया है, आप नहा लीजिए। और मैंने साड़ी भी प्रेस कर दी है ताकि गर्म कपड़े पहनोगी तो शरीर को आराम मिलेगा। थैंक यू बहू, इतना ख्याल रखने के लिए। एक बहू है, उसे तो आकर पूछा भी नहीं कि माँ जी को क्या हुआ है। उनकी तबीयत खुद खराब है तो वो क्या ही पूछेंगी। बस मोबाइल और टीवी के लिए, दोस्तों के साथ शॉपिंग जाने के लिए ही तबीयत ठीक होती है। आज काम बहुत ज्यादा है, देवरानी जी मेरी थोड़ी सी मदद कर दो। सॉरी जिठानी जी, अब तो मैं रेडी हो गई हूँ और मैं अपने दोस्तों के साथ मूवी या शॉपिंग जा रही हूँ। आपकी तबीयत खराब थी ना, तो ऐसे में बिना स्वेटर के जा रही हो? तबीयत खराब थी, नाउ आई एम फीलिंग बेटर, तो थोड़ा घूम कर फिर कर आ सकती हूँ। अब आपकी परमिशन से तो नहीं जाऊंगी ना, मेरा रास्ता मत रोका करो। रागिनी फिर से इसी तरह का उल्टा जवाब देकर घर से निकल जाती है। वहीं काव्या बीमार सास और घर दोनों का ख्याल अकेले ही रखती है। एक शाम जब बहू रसोई में खाना बना रही होती है तो देवरानी जी, माँ जी को देखो ना, आज कितनी खांसी आ रही है। उनके पास बैठी रहो ना, उन्हें अच्छा लगेगा। ननन जी नहीं है घर पर, वरना मैं आपको कहती ही नहीं। जरा सी सर्दी, खांसी और बुखार है, कैंसर या लीवर फेल नहीं है, वहाँ बैठकर उनको देखो। अरे इतनी सी बीमारी तो यूं ही हैंडल हो जाती है, इतना मेलो ड्रामा क्यों क्रिएट करना है भला? रागिनी की बात सुनकर काव्या को बहुत तेज से गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ न बोलना बेहतर समझती है। पता नहीं किस बात का घमंड आ गया है इसके अंदर। अभी अगर मैं कुछ बोलूंगी तो भारी कलेश हो जाएगा, न बोलना ही बेहतर है। अब इसे कोई भी काम नहीं बोलूंगी। काव्या जल्दी जल्दी अपने काम निपटाती है और सारा दिन सास के कमरे में जाकर उनकी सेवा करती है। कभी सिर दबाना, कभी हाथ पैर मालिश करना, दवा देना, भाप देना, पट्टी बदलना। अच्छी देखरेख से शगुन जी की तबीयत कुछ ही दिनों में ठीक हो जाती है। अब घर के सभी लोग अपना काम खुद कर लेते हैं और रागिनी से कोई बात भी नहीं करता, क्योंकि अगर कोई रागिनी से बात करने जाता भी तो रागिनी के उल्टे जवाबों में के कारण उन्हें कुछ बोलना ठीक नहीं लगता। भाभी, मैं और जानवी पार्टी में जा रहे हैं, शाम में आएंगे। बाहर बहुत ठंड है, स्वेटर लेकर जाओ। भाभी, स्वेटर से लुक खराब हो जाएगा। और अगर नहीं लेके गई तो हालत खराब हो जाएगी रिटर्न में। काव्या बहुत जिद करती है, लेकिन दोनों बहाने स्वेटर ले जाने के लिए रेडी नहीं होती। तभी काव्या एक बैग में स्वेटर, शॉल और एक जैकेट रखकर बैग गाड़ी के बैक सीट पर रख देती है और नंदे अपनी ड्रेस और मेकअप हेयर को ठीक करने में बिजी थी, तो उनका ध्यान दोनों नंदे तैयार होकर पार्टी के लिए निकल जाती है। चलो अच्छा है मैंने कार में गर्म कपड़े रख दिए हैं, वरना दोनों ही खराब हो जाती है आते समय। वहीं दोनों नंदे मजे से पार्टी में खूब एंजॉय करती हैं और आते आते रात के 10 बज जाते हैं। हाँ, बहुत ठंडी लग रही है। हमारी बड़ी भाभी सही कह रही थी, गर्म कपड़े ले लो। अब हालत खराब हो गई है, कार में रख लेना था हमें गर्म कपड़े। पीछे देखती है जहाँ एक बैग पड़ा था। ये बैग तो हम नहीं लाई, ये कहाँ से आया?
जानवी उसे खोलकर देखती है तो उसमें गर्म कपड़े होते हैं। हमारी बड़ी भाभी को हर चीज का ख्याल रहता है, देखो कितनी केयर करती है हमारे ना बोलने पर भी उन्होंने गर्म कपड़े दिए ताकि हम ठीक रहें। दोनों नंदे खुशी से गर्म कपड़े पहन लेती हैं और अपनी भाभी के द्वारा की गई केयर देखकर बहुत खुश होती हैं। थैंक यू भाभी इतनी केयर करने के लिए, वरना आज तो हम बुरे बीमार पड़ते। पहली छोटी भाभी भी ऐसे ही थी, पता नहीं उनको अचानक क्या हो गया, ना ही कोई काम करती ना ही ढंग से बात करती है, बस कमरे में ही रहकर आराम करेंगी। कोई बात नहीं, मैं हूं ना, आप चिंता क्यों करती हो, चलो अब जाके आराम करो, बहुत रात हो गई है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। काव्या पूरा घर अकेले संभाल रही थी, वहीं रागिनी बस बहाने पर बहाने बता रही थी। वो हमेशा बीमार होने की एक्टिंग करती, लेकिन एक रात बहुत तेज से ठंडी पड़ रही थी। रागिनी रात में घर की खिड़की बंद किए बिना ही सो जाती है और सुबह में उसे ठंडी के कारण जुकाम और बुखार हो जाता है। बाप रे, बहुत सर दर्द हो रहा है, बहुत ही ज्यादा भारी लग रहा है। गॉड कुछ तो करो भगवान, बहुत तकलीफ हो रही है। रागिनी कमरे में अकेले ही तड़प रही थी, लेकिन वहां कोई नहीं आता। शरीर जैसे तवा तप रहा है, बीमार से बिस्तर उठा भी नहीं जा रहा, बस बुखार से आंखों में आंसू गिर रहे हैं। इस घर के लोग भी कितने कठोर हैं, कोई मेरी बीमारी में मुझे देखने भी नहीं आया, नहीं पूछने की तो कैसी है। रागिनी सारा दिन बिस्तर पर पड़ी थी, लेकिन कोई उसकी खबर हाल लेने भी नहीं आता। पूरा दिन पूरी रात ऐसे ही बीत जाती है। पुनीत जी भी गोवा गए हुए हैं भैया के साथ बड़ी बिजनेस डील साइन करने, उन्हें आए समय पर कॉल करके परेशान नहीं कर सकती। अब मेरी गलती है, पहले सबको ये कहकर मैंने परेशान किया कि तबीयत खराब है, और अब जब सच में बीमार हो गई हूँ। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। दवा न खाने और कोई सेवा न होने के कारण रागिनी की तबीयत हद से ज्यादा खराब हो गई थी और वो बिस्तर पर पड़े पड़े खांस रही थी। ये रागिनी को क्या हो गया, खांस रही है? वो हमेशा बीमार रहती है ना, तो बीमार होने की एक्चुअल एक्टिंग कर रही होगी कि नेक्स्ट टाइम अच्छे से बीमार होकर दिखाएगी कि कैसे बीमार होते हैं। सही कह रही हो माँ, और रागिनी भाभी से बेस्ट एक्टिंग कोई कर ही नहीं सकता बीमार होने की। देखो तो खांसने के साथ छींकने की भी प्रैक्टिस कर रही है ये तो। अंदर कमरे में सच में रागिनी की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, लेकिन रागिनी ने पहले जो भी हरकत की थी उस वजह से घर वालों को रागिनी की बीमारी महज एक ड्रामा लग रही थी, और रागिनी भी गिल्ट में घर वालों से कुछ कह नहीं पा रही थी। लेकिन उसकी बढ़ती खराब तबीयत के कारण काव्या का मन परेशान था। माँ जी, मुझे लगता है रागिनी सच में बहुत बीमार है। लगता है बहू तूने वो वाली कहानी नहीं सुनी, शेर आया शेर आया। पापा जी सुनी है तभी परेशान हूँ, शेर आया, लेकिन जिस दिन सच में शेर आता है तो उस दिन कोई नहीं होता। इतना कहकर काव्या भागकर कमरे में जाती है जहां रागिनी पसीने से लथपथ पड़ी थी। उसे जोरों की ठंड लग रही थी, बदन आग जैसे तप रहा था और छींक और खांसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। बाप रे, तुम्हारी तबीयत तो सच में बहुत ही ज्यादा खराब है, बताना भी नहीं हुआ। कैसे बताती आप लोगों को, मैंने इतना ज्यादा परेशान जो कर दिया है। जिसके बाद काव्या डॉक्टर को कॉल करके बुलाती है। इनकी तबीयत तो बहुत ही ज्यादा खराब है। अब तक क्या आप लोग सो रहे थे? कुछ दिन और अगर ऐसे ही पड़ी रहती तो शायद बहुत बुरा होता। खैर, मैं आईवी लगा दे रहा हूं और दवाएं दे रहा हूं। डॉक्टर बहू का चेकअप करता है और घर पर ही उसे आईवी लगा देता है ताकि उसका बुखार उतर जाए, और उसे दवाई लिखकर देता है। ये दवाई टाइम से इन्हें खिलाइएगा। जी डॉक्टर साहब। जिसके बाद डॉक्टर वहां से चला जाता है। वहीं घर वाले रागिनी की सेवा तो करते, लेकिन कोई उससे बात नहीं करता, जिसे धीरे धीरे अब रागिनी का मन बदलने लगता है। वो पहले जैसी होने लगती है। रागिनी की तबीयत तो ठीक हो गई थी, लेकिन वो धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा उदास हो गई थी, जिस कारण उसे एंजाइटी होने लगती है। मैंने घर वालों को बहुत परेशान किया, इसलिए सब मुझसे नाराज है और कोई मुझे माफ भी नहीं करना चाहता। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और रागिनी बहुत परेशान हो जाती है और खाना पीना भी छोड़ देती है। बहू की ये हालत देखकर अब घर वालों को सच में बहुत बुरा लग रहा था। आप लोग मुझे माफ कर दो, मुझे गलतियों का एहसास है। माँ जी, हमें रागिनी को माफ कर देना चाहिए, इतना भी किसी को सजा देना ठीक नहीं है। जिसके बाद सभी घर वाले रागिनी को माफ कर देते हैं और अब रागिनी भी सुधर जाती है। दिसंबर की तेज ठंडी में भी अब रागिनी अपनी जेठानी के साथ खुशी से काम करती है और हाथ बटाकर खुशी से रहने लगती है।